हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए, आशा करता हूं कि आप घर पे सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि बीपीएससी 67 का डेट अनाउंस हो चुका है। बहुत इम्पोर्टेंट समय चल रहा है, ये क्रूशियल समय है। इस समय को ज़्यादा से ज़्यादा आप यूटिलाइज करें अपने स्टडी में। और हम लोग जहाँ तक हो सकता है हम लोग आपके साथ हैं, आप सहयोग कर रहे हैं। मैं हिस्ट्री के क्लास के साथ हूँ आपके साथ, और मैं हिस्ट्री का सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें एंशिएंट इंडिया से हम लोग शुरू किए हैं। प्राचीन भारत से हैं, मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ और ये क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। आप मेरे से जुड़े रहें और मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। वन डे एग्ज़ाम हो या कोई भी कमीशन का एग्ज़ाम हो, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मेरी कोशिश है कि हर एक फैक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ करके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको दी जाए, और ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको रटने की आवश्यकता ना हो। हिस्ट्री वैसे भी लोग समझते हैं कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सीक्वेंस हैं तरीके से पढ़ेंगे तो ये अपने आप में बहुत ऑथेंटिक सब्जेक्ट है। और लेकिन बशर्ते इसमें एक लिंक होना चाहिए। आप इधर उधर से पढ़ेंगे तो फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसके पहले एक आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूं या कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहले पहुंचे। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं क्लास। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का सेकेंड चैप्टर चला रहे हैं। पहला चैप्टर पाषाण काल को हम लोग बृहद स्तर पे देख चुके हैं, और उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन भारत का बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन। और ध्यान रखेंगे, ये सेक्शन जो है हर एक एग्ज़ाम में, वन डे से लेकर के कमीशन के भी एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है, और हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसके हर एक डायमेंशन को कवर करूँ और आप उससे ज़्यादा लाभ उठाएं। चलिए, ये दूसरा चैप्टर है प्राचीन भारत के इतिहास का। हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का जो सभ्यता की भूमिका थी, उसको हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं। और उसको अगर आप भूमिका नहीं देखे हैं तो भूमिका वाले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया, अगर आप एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे, एक टेक्निक से पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री आसान होगा और आपको याद करने में भी सहूलियत होगी, रटना नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने के पहले इसके भूमिका वाले वीडियो को ज़रूर देखें। और मेरी कोशिश है कि मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं, छोटे छोटे खंडों में बना करके आपको ये जितने सेक्शन है, जितने डायमेंशन है, ये प्रोवाइड करूं। उसी सिलसिले में मैं सिंधु घाटी सभ्यता का पहला वीडियो जो है आपको भूमिका के रूप में है। दूसरा हम लोग देखेंगे उत्पत्ति और कालक्रम। ध्यान रखेंगे, दूसरा जो है हम लोगों का उत्पत्ति और कालक्रम को देखेंगे, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका कालक्रम क्या है। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है, इसलिए एग्जैक्ट उत्पत्ति के बारे में भी एग्जैक्ट ऑथेंटिक फैक्ट नहीं मिलते हैं, और फिर कालक्रम के बारे में भी नहीं मिलते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने अपने मत दिए हैं और उसका ऑथेंटिक प्रूफ भी दिया है, जिसके हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आइए उत्पत्ति और कालक्रम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। उत्पत्ति पहले देखेंगे। पहला सेक्शन है जो है ये उत्पत्ति है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई और आगे आप देखेंगे कैसे विकास हुआ। तो उत्पत्ति में भी विद्वानों में बहुत सारा मतभेद है। जो विद्वान हैं अलग अलग अपना मत प्रस्तुत करते हैं, और वो मत क्या है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मत हम लोग देखेंगे, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ना है तो उसमें क्या होता है, मत को प्रूफ ये लोग किए हैं, जितने विद्वान हैं अपने मत को, अपने सिद्धांत को प्रूफ किए हैं, उसकी व्याख्या अलग हो जाती है।
चलिए हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति में देखा जाता है दो तरह का मत है यहाँ। एक है विदेशी मत और दूसरा है देशी मत। अर्थात विदेशी मतों का मानना है, विदेशी मत वाले विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो हुई ये विदेशी सभ्यता से हुई। अर्थात बाहर के लोग, विदेश अर्थात सुमेरिया, बलूचिस्तान, ईरान वाले लोग यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे एक नई सभ्यता की शुरुआत की। इन लोगों का मानना है जो विदेशी मत है। विदेशी मत के मानने वालों का मत है कि मेसोपोटामिया और सुमेरिया, ध्यान रखेंगे, मेसोपोटामिया और सुमेरिया वाले लोग जो थे यहाँ पर आए और आकर के उन्होंने क्रमिक रूप से यहाँ पर अपनी सभ्यता की शुरुआत की। और इनके मानने वाले अर्थात मेसोपोटामिया और सुमेरिया के लोग, इनका मानना है कि मेसोपोटामिया और सुमेरिया के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने क्रमिक रूप से एक सभ्यता की शुरुआत की। इस मत को मानने वाले, ध्यान रखेंगे, गॉर्डन चाइल्ड हैं, जॉन मार्शल हैं, डी कौशाम्बी है और HD संकालिया है। यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं, पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी मत को मानने वाले कौन से विद्वान हैं या कौन से विद्वान नहीं हैं। दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, विदेशी मत को मानने वाले मुख्यतः 4 विद्वान हैं। पहले हैं गॉर्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, HD संकालिया और डी कौशाम्बी। मेरे साथ याद करेंगे आप। विदेशी मत को मानने वाले 4 विद्वान हैं। पहले विद्वान है गॉर्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, डी कौशाम्बी और HD संकालिया। इन लोगों का मानना है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्तिकर्ता जो हैं यह सुमेरिया और मेसोपोटामिया के लोग आए और ये क्रमिक रूप से आकर के यहाँ इन्होंने सभ्यता का विकास किया। चलिए, दूसरा है विदेशी मत। देशी मत है, इसी में कुछ विद्वान जो हैं ये मानते हैं कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो हुई यह विदेशियों के द्वारा नहीं हुई, बल्कि यहाँ के लोग जो थे, ग्रामीण संस्कृति थी और ग्रामीण लोग विकसित होकर के एक नगरीय सभ्यता का निर्माण किए जो यहाँ के देशी थे। देशी मत में मानने वाले मुख्यतः 2 हैं। देखिए, ईरानी और बलूचिस्तानी सभ्यता। कुछ लोग मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो हुआ, विकास, उत्पत्ति जो हुई यहाँ पर, आपको पता है ये ईरानी और बलूचिस्तानी सभ्यता के लोग थे और आकर के क्रमिक रूप से यहाँ पे सभ्यता का विस्तार किया। ईरानी और बलूचिस्तानी सभ्यता के मानने वाले फेयर सर्विस हैं और रोमिला थापर हैं। ध्यान रखें, फेयर सर्विस और रोमिला थापर है, इन लोगों का मानना है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार ईरानी और बलूचिस्तानी लोगों के द्वारा हुआ, बलूचिस्तानी सभ्यता के द्वारा हुआ। ये मानने वाले कौन है? फेयर सर्विस और रोमिला थापर। फिर ये दोनों लोग ये भी कहते हैं कि नाल, कूली और आमरी, ध्यान रखेंगे, नाल, कूली और आमरी जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है नाल, कूली और आमरी, यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। अर्थात ये दोनों लोग, देखिए, ईरानी और बलूचिस्तानी सभ्यता, और फिर ये मानते हैं नाल, कूली और आमरी जो ग्रामीण सभ्यता थी और ये पाकिस्तान में स्थित है। ध्यान रखेंगे, नाल, कूली, आमरी जो है ये पाकिस्तान में स्थित ग्रामीण सभ्यता थी और इस सभ्यता ने विकसित हो करके सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। ये कौन है? फेयर सर्विस और रोमिला थापर। ध्यान रखेंगे, इसी में एक और वर्ग है, एक और विद्वान है जो मानते हैं सोथी संस्कृति से, अर्थात सोथी संस्कृति जो राजस्थान में है, सोथी संस्कृति जो राजस्थान में है, इन लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो हुई ये सोथी संस्कृति जो राजस्थान में है उसके माध्यम से हुई। अर्थात सोथी संस्कृति जो है राजस्थान में यह ग्रामीण संस्कृति थी और वहाँ पर अधिशेष अनाज का पैदावार हुआ, कृषि का विकास हुआ, के फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य विकसित हुए और उसके बाद वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल बढ़ गया, रहन सहन बढ़ा
और इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किया। चलिए, ये कौन है? देखिए, सोथी संस्कृति के मानने वाले जो हैं अमलानंद घोष हैं और डी पी अग्रवाल हैं। ध्यान रखेंगे, कौन है? अमलानंद घोष और डी.पी. अग्रवाल। ये दो विद्वान हैं जो मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो हुई है यह सोथी संस्कृति से हुई है। और अमलानंद घोष ने 1953 में अपना मत रखा था। ध्यान रखेंगे, हम लोग उत्पत्ति को देख रहे हैं और उत्पत्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ कैसे हुई। तो इसी में एक विदेशी मत है और एक देशी मत है। विदेशी मतों का मानना है, विदेशी मत वाले विद्वानों का मानना है कि यहाँ के लोगों सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो हुई मेसोपोटामिया और सुमेरिया सभ्यता से हुई। और ये मानने वाले जो हैं गॉर्डन चाइल्ड हैं, जॉन मार्शल हैं, डी.डी. कौशाम्बी हैं और एस.डी. संकालिया हैं। चलिए, इसी में देसी मत वाले हैं। देसी मत में दो विधाएं चलती हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसमें है एक बलूचिस्तानी और ईरानी और बलूचिस्तानी, अर्थात फेयर सर्विस और रोमिला थापर जो हैं, इनका मानना है कि ईरानी और बलूचिस्तानी सभ्यता जो ग्रामीण सभ्यता थी आकर के सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। फिर यही लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जो नाल, कुली और आमरी थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी, इसने विकसित होकर के सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। चलिए, इसी में एक अमलानंद घोष दूसरा वर्ग है जो अमलानंद घोष हैं और डी.पी. अग्रवाल है। अमलानंद घोष और डी.पी. अग्रवाल, इनका मानना है कि राजस्थान में स्थित जो सोथी संस्कृति है यह विकसित होकर के सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुई। ठीक है, ये कौन है? सोथी संस्कृति से जुड़े हुए हैं अमलानंद घोष, डी.पी. अग्रवाल। ध्यान रखेंगे, ईरानी, बलूचिस्तानी और नाल, कुली और आमरी से जुड़े हुए हैं फेयर सर्विस और रोमिला थापर। ध्यान रखेंगे, यही मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता से जुड़ने वाले कौन है? गॉर्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, डी.डी. कौशाम्बी और एस.डी. संकालिया। ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सेक्शन है हम लोगों का कालक्रम। दूसरा सेक्शन है कालक्रम अर्थात तिथि। सिंधु घाटी सभ्यता का आपको पता है कि इसके कालक्रम में बहुत सारे विभेद हैं, बहुत सारे मत हैं कालक्रम में। और सिंधु घाटी सभ्यता के तिथि निर्धारण में बहुत मतभेद है। अर्थात इसके तिथि निर्धारण में भारतीय विद्वान जो हैं इन लोगों में बहुत विरोधाभास रहा है। अर्थात जितने पुरातत्वविद हैं अपने में ही विवादग्रस्त ये विषय बना लिए हैं। कौन? जितने पुरातत्वविद हैं यह कालक्रम जो है कालक्रम को विवादग्रस्त बना लिया। अर्थात कोई ऑथेंटिक इस पे अपना विचार नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? कि इसकी लिपियां नहीं पढ़ी गई हैं, लिपियां पढ़ी नहीं गई हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम है। फिर भी ध्यान रखेंगे, इस क्षेत्र में यानी कालक्रम वाले विषय में सबसे पहला प्रयास जो है जॉन मार्शल का रहा है। जॉन मार्शल ने सबसे पहला प्रयास किया और जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि जो है, कालक्रम जो है, यह 3250 से 2750 माना। ध्यान रखेंगे, 2750 BC माना। कौन? जॉन मार्शल। और देखिए, ये कालक्रम निर्धारण में जो है आपको बहुत समस्याएं आती हैं। पहली समस्या तो है लिपि का, कि लिपि पढ़ा नहीं गया, इसके चलते ये प्रॉब्लम है। दूसरी समस्या है जब हम उत्खनन करने चलते हैं तो एक लंबवत उत्खनन में भी प्रॉब्लम है। लंबवत उत्खनन में प्रॉब्लम ये है कि जब हम खुदाई करते हैं ज़मीन को तो पता चलता है कि कुछ स्थल जो हैं कुछ हार्ड हैं, पत्थर हैं, फिर उनके नीचे पानी है। अर्थात जहाँ ठोस स्थल हैं वहाँ पर तो कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि यह कितने साल पुराना है। लेकिन कार्बन डेटिंग पद्धति जो है आपको पता है कि ये पानी में काम नहीं करता है। इसलिए पानी के अंदर कौन सी सभ्यता कब विकसित हुई इसके बारे में भी प्रॉब्लम है। अर्थात लंबवत उत्खनन में प्रॉब्लम है। फिर आप ध्यान रखेंगे हॉरिजेंटल में भी प्रॉब्लम है। अर्थात जब हम ऐसे जाते हैं खुदाई करते हुए तो
पता चलता है कुछ एरिया को तो कवर करते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि आगे कोई बड़ी आधुनिक सभ्यता, आधुनिक शहर भी बसा हुआ है। तो आपको पता है एक पुरानी सभ्यता को पता लगाने के लिए हम अभी आधुनिक शहर का तो विनाश नहीं कर सकते हैं, आधुनिक शहर का तो तहस नहस नहीं कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, ध्यान रखेंगे। फिर भी कुछ विद्वानों ने कालक्रम निर्धारित किया है जिसको हम लोग कमीशन भी मानता है, और कमीशन इसमें मिलाने वाला प्रश्न देता है आपको कि कौन कौन विद्वानों ने क्या क्या तिथि निर्धारित की है। चलिए, इसी में सबसे पहला प्रयास जो है जॉन मार्शल का है। जॉन मार्शल बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम जो था ये आपको 3250 से लेकर के 3250 से लेकर के 2750 का रहा है। किनका मानना है? जॉन मार्शल का, ध्यान रखेंगे। इसी में माधव स्वरूप वत्स जो है, माधव स्वरूप वत्स 3500 से 2700 मानते हैं। 3500 से 2700 कौन मानते हैं? माधव स्वरूप वत्स। इसी में मैके महोदय हैं, मैके महोदय 2800 से 2500 बीसी मानते हैं। मार्टिमल व्हीलर जो हैं ये 2500 से 1500 बीसी मानते हैं। इसी में एनसीईआरटी है, ध्यान रखेंगे, बहुत ऑथेंटिक डेटा देती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो है यह 2500 से 1800 बीसी मानती है। फिर फेयर सर्विस हैं 2000 से 1500 बीसी मानते हैं। रेडियो कार्बन विद जो है ये अपना डेटा देता है जो 2350 से 1750 है, ध्यान रखेंगे। इससे प्रश्न बनता है कि किन निम्नलिखित में से सारणी को मिलाएं, अर्थात एक में देगा विद्वान को, दूसरे में कालक्रम को। आपको मिलाना होगा कि कौन विद्वान जो है कौन से कालक्रम को मानते हैं, कौन सी तिथि निर्धारित करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो आप हमने कहा कि कालक्रम में समस्या है, एक तो लिपि पढ़ी नहीं गई है, फिर आपको लंबवत उत्खनन में समस्या है, हॉरिजेंटल में भी समस्या है। लंबवत में इसलिए है कि जब हम खुदाई करते हैं तो नीचे पानी का अवशेष मिलता है, उससे पता नहीं चलता है। फिर हॉरिजेंटल में है कि जब हम खुदाई करते जाते हैं तो पता चलता है कि आगे कोई नगरी आधुनिक नगर बसा हुआ है, तो उसको हम लोग विनाश नहीं कर सकते, ये समस्या है। इसलिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डेटा प्रस्तुत किए हैं, इसके हिसाब से हम लोग इसका अनुमान लगाते हैं, और ये सब अनुमानित डेटा हैं, ध्यान रखेंगे। जॉन मार्शल का है 3250 से, ध्यान रखेंगे, जॉन मार्शल 3250 से 2750। माधव स्वरूप वत्स हैं 3500 से 2700 हैं। मैके महोदय जो हैं 2800 से 2500 बीसी हैं। मार्टिमल व्हीलर जो हैं 2500 से 1500 बीसी हैं। एनसीईआरटी जो है ये 2500 से 2800 मानती है। फिर फेयर सर्विस हैं 2000 से 1500 बीसी। रेडियो कार्बन विद जो है यह 2350 से 1750 मानती है। अर्थात आप ध्यान रखें, ये डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इनको याद करना पड़ेगा। ये सारे डेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, हमेशा एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इसको लिखें, नोट्स बनाएं और इसको याद करें। चलिए आगे, हम लोगों ने आज उत्पत्ति और कालक्रम को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहीं पे फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।